मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। अध्याय 54 लेवलिंग स्तर बढ़ाना। गॉस ने अपना ध्यान केंद्रित किया, यह महसूस करते हुए कि उसकी मैज आर्मर जादुई कवच कितनी खत्म हो गई है। इस परीक्षण से उसे गहरी समझ मिली। इस बार सुरक्षा कवच को हुआ नुकसान पहली बार से बहुत ज़्यादा था। मुख्य अंतर यह था कि पहली बार उसने अपनी उंगली की नोक पर सिर्फ एक छोटा, सावधानीपूर्वक कट लगाया था। इस बार उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर लगभग 10 सेंटीमीटर तक जोरदार वार किया था। एक ही हथियार होने पर भी वार का क्षेत्र और बल स्पष्ट रूप से मैज आर्मर द्वारा खपत की गई सुरक्षा को प्रभावित करते थे। इसलिए इसकी ताकत को केवल कितने वार झेल सकती है से नहीं मापा जा सकता। ये हर वार की प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। आखिरकार ये सब अंतर्ज्ञान और अनुभव पर निर्भर था। गॉस ने कुछ देर तक परीक्षण करना जारी रखा। जैसे ही उसे लगा कि जादू का सुरक्षात्मक प्रभाव लगभग खत्म हो गया है, उसने सावधानी से कटार को अपनी उंगली के पास वापस लाया। उसने दबाव डाला। चटक, एक तीखी आवाज के साथ उसके चारों ओर मैज आर्मर का सुरक्षा कवच अचानक टूट गया। गॉस ने तेजी से कटार को हटा लिया और कट लगने से बाल बाल बच गया। मैज आर्मर टूट गया। अपने चारों ओर जादुई ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म होते हुए महसूस करते हुए उसने समझ से सिर हिलाया। जब ढाल कमजोर होती है तो आप और वार झेलने का जोखिम नहीं उठा सकते। तब तक यह अपनी अधिकांश सुरक्षात्मक ताकत खो चुकी होती है। ऐसे मामलों में सबसे अच्छा कदम इसे हटाना और एक नया, पूरी ताकत वाला मैज आर्मर फिर से बनाना होता है। क्योंकि उसके विपरीत दुश्मन सिर्फ इसलिए वार करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ढाल टूट गई है। मैज आर्मर दक्षता जोड़ 1। स्तर 1 जादू, मैज आर्मर स्तर 1 2/10। ये संकेत देखकर गॉस ने अपनी भौहें उठाईं। तो सिर्फ शुरुआती कास्टिंग से ही दक्षता नहीं बढ़ती, जब जादू सक्रिय होता है तब वार झेलने से भी इसमें सुधार होता है। जाहिर है, इस जादू को पूरी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए उसे सिर्फ कास्टिंग ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से नुकसान झेलने का भी अभ्यास करना होगा। यह अप्रत्याशित था। मैज हैंड और मैजिक मिसाइल जैसे जादुओं में यह निष्क्रिय प्रशिक्षण व्यवहार नहीं था। लगता है कि यह वाला बहुत तेजी से स्तर बढ़ाएगा। और मैजिक मिसाइल के विपरीत मैज आर्मर का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता था, यहाँ तक कि शहर में भी। वह आज इस दूर दराज के मैदान में इसलिए आया था क्योंकि उसे सावधानी बरतनी थी। उसे नहीं पता था कि पहली कोशिश में जादू से कोई अनचाहा नुकसान हो सकता है या नहीं। लेकिन अब यह स्पष्ट था, मैज आर्मर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता और अभ्यास के लिए किसी खास जगह की आवश्यकता नहीं होती। इस एहसास से वह काफ़ी खुश हुआ। भले ही उसने अपने अन्य जादुओं की तुलना में मैज आर्मर बाद में हासिल किया था, लेकिन इसे प्रशिक्षित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहो। उसके पास अभी भी आधी से ज़्यादा माना जादुई शक्ति बची थी। अभी आराम करने की जरूरत नहीं। वह अपनी लय को बरकरार रखेगा और जब तक जादू कास्ट करने की भावना ताज़ा है, अपनी दक्षता को और बढ़ाएगा। पहली सफलता के बाद गॉस ने जल्दी से फिर से मैज आर्मर कास्ट किया। माना उसकी हड्डी की छड़ी से होकर बहने लगी और जादू सक्रिय हो गया। फिर वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। उसने विभिन्न प्रकार के शारीरिक नुकसान का परीक्षण किया। कटार से वार, रेपियर एक प्रकार की तलवार से वार, मुट्ठी से वार, यहाँ तक कि कुश्ती और पटकने से होने वाला नुकसान भी। निष्कर्ष ये निकला, मैज आर्मर शारीरिक हमले के सभी रूपों के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है जब तक कि वह टूट न जाए। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि यह जादुई हमलों का कितनी अच्छी तरह से सामना कर सकता है। उसके लिए उसे इंतजार करना होगा। मैज हैंड तकनीकी रूप से एक जादुई प्रभाव था, लेकिन इसका कार्य अधिक शारीरिक था। और मैजिक मिसाइल का बिल्कुल भी परीक्षण नहीं किया जा सकता था। पहला, क्योंकि वह शारीरिक रूप से खुद पर इसका निशाना नहीं लगा सकता था, और दूसरा, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। उसने अभी अभी मैज आर्मर सीखना शुरू किया था। भले ही वह खुद पर मैजिक मिसाइल कास्ट कर सकता, उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। अगर ढाल नाकाम हो जाती और वह अपने ही जादू से खुद को मार लेता, तो ये जाने का एक दुखद और शर्मनाक तरीका होता। ... जब आप व्यस्त होते हैं तो समय जल्दी बीत जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत गए थे। स्तर 1 जादू, मैज आर्मर स्तर 2 820। गॉस ने अपनी दक्षता पट्टी पर एक नज़र डाली, फिर अपने बगल में खड़े गंजे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ा। आज के लिए इतना प्रशिक्षण काफ़ी है। ये लो, तुम्हारा भुगतान। उसने उस आदमी को कुछ तांबे के सिक्के दिए। आदमी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जल्दी से चला गया। गॉस अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। पहले ही दिन उसने मैज आर्मर को स्तर 1 से स्तर 2 तक पहुंचा दिया था।
एडवेंचरर्स मैनुअल साहसी की पुस्तिका की बदौलत शुरुआती सीखने के चरण को छोड़ देने के कारण वह हमेशा स्तर 1 पर जादुओं को जल्दी से प्रशिक्षित करता था। लेकिन मैज आर्मर अब तक का सबसे तेज था। ये तो मैज हैंड से भी तेज प्रशिक्षित हुआ, जो कि एक सरल जादू था। इसके कई कारण थे। उसकी समग्र जादू कास्टिंग क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ था, उसका माना का भंडार बढ़ा था और उस पर उसका नियंत्रण तेज था। गॉस के दृष्टिकोण से स्तर 1 की दक्षता का मतलब मुश्किल से जादू को कास्ट कर पाना था, सफलता या असफलता। दूसरी ओर स्तर 2 वह बिंदु था जहां आप ध्यान केंद्रित करने पर मजबूती से कास्ट कर सकते थे। आप जितने अधिक कुशल होते जाते, रुकावटों का उतना ही अधिक विरोध करते। स्तर 3 की दक्षता कैसी होगी, उसे अभी तक नहीं पता था। उसके अन्य 2 जादू वर्तमान में थे। मैज हैंड स्तर 2 18/20, मैजिक मिसाइल स्तर 2 10/20। एक बार जब मैज आर्मर स्तर 2 पर पहुंच गया तो गॉस ने प्रशिक्षण में मदद के लिए एक मजदूर को पैसे देना शुरू कर दिया, बस कुछ तांबे के सिक्के हर दिन। और उसे जल्दी ही एहसास हुआ, किसी और से खुद पर हमला करवाना खुद को चोट पहुंचाने से कहीं ज़्यादा प्रभावी था। यही कारण है कि स्तर 2 पर पहुंचने के बाद भी मैज आर्मर की प्रगति तेज रही। बहुत बुरा, अब ये धीमी होने लगी है। उसने पूरे दिन प्रशिक्षण किया था, अधिकांश समय माना को फिर से भरने में खर्च हुआ, और तब भी वह केवल स्तर 2820 तक ही पहुंचा। गॉस का एक सिद्धांत था। उसे कुछ याद आया जो लोहार मास्टर ड्रोन ने उसे साहसी लोगों के बारे में बताया था। एक पेशा सिर्फ एक काम से बढ़कर था, ये दुनिया का एक मूलभूत नियम था। एक पेशेवर के मार्ग पर चलने के लिए आपको उस मार्ग पर सक्रिय रूप से जीना पड़ता था। और अगर यह पेशेवरों के लिए सच था तो शायद प्रशिक्षुओं पर भी लागू होता था। तो खुद पर हमला करना हालांकि सबसे सुरक्षित था, सबसे कम प्रभावी प्रशिक्षण विधि थी। अपने नियंत्रण में किसी को हमला करने के लिए काम पर रखना बेहतर, लेकिन फिर भी आदर्श नहीं। वास्तविक लड़ाई हमेशा प्रशिक्षण का सबसे कुशल रूप होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पेशेवर बनना इतना दुर्लभ नहीं होता। आखिरकार अगर यह सिर्फ कौशल दोहराव को पीसने की बात होती तो अधिकांश लोग अंततः केवल प्रयास और समय से स्तर बढ़ा सकते थे। लेकिन ये हकीकत नहीं थी। अधिकांश प्रशिक्षु कभी आगे नहीं बढ़े। दुनिया का एक क्रूर नियम, सच में मजबूत बनने के लिए क्या इसका मतलब था कि आपको लगातार खतरे के किनारे पर चलना होगा? क्या यह अनदेखा नियम सभी जीवित चीजों को संघर्ष और रक्तपात की ओर निर्देशित कर रहा था? गॉस ने अपनी छड़ी नीचे रखी और आकाश की ओर देखा। किसी कारण से उसके सीने में एक अजीब सी परिचितता महसूस हुई, लेकिन उस शांत अनाम भावना का जवाब देने वाला कोई नहीं था। कुछ देर तक घूरने के बाद उसने अपनी नज़र नीचे कर ली। उस स्थिति में मुझे बस आगे बढ़ते रहना होगा। अगला लक्ष्य मेरे मॉन्स्टर इंडेक्स के लिए 5वां राक्षस। मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। अध्याय 55 मार्लिन साहसिक बन गया। द ब्लैक एनविल फोर्ज। एक परिचित जगह पर लौटकर गॉस दुकान के सामने खड़ा हुआ और उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। पिछली बार जब वह यहाँ आया था वह एक पूरी तरह से नौसिखिया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी अपना पहला खोज पूरा किया था। तब वह एक साहसी के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इस दुनिया के अलौकिक ढांचे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब वह आखिरकार सही रास्ते पर था। जैसे ही उसने लोहार की दुकान में कदम रखा, उसे आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति की वह उम्मीद कर रहा था वह वहां नहीं था। इसके बजाय एक अपरिचित व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। द ब्लैक एनविल फौज में आपका स्वागत है। क्या आप कोई हथियार या सामान ढूंढ रहे हैं? एक झाइयों वाला किशोर एक विनम्र मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। गॉस के सामान एक तलवारधारी कवच पहने हुए साहसी के कपड़े को देखकर लड़के ने तुरंत पहचान लिया कि यह सिर्फ एक और बेकार घूमने वाला ग्राहक नहीं था। मैं एक छोटी तलवार ढूंढ रहा हूं, गॉस ने दुकान के चारों ओर देखने के बाद कहा। उसके पास पहले से ही कई हथियार थे, कटार, रेपियर और हड्डी की छड़ी, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने अपने सामान में एक छोटी तलवार जोड़ने का फैसला किया। कटार हल्की और छोटी होती थी, छिपाने या आपात स्थिति के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन पास की आमने सामने की लड़ाई के लिए एक छोटी तलवार कहीं ज़्यादा भरोसेमंद थी। और उसने रेपियर होने पर भी एक छोटी तलवार की ज़रूरत क्यों थी? इसका कारण अलग अलग युद्ध के माहौल के लिए तैयारी करना था। गुफाओं और सुरंगों जैसी तंग जगहों में छोटी तलवारें बस अधिक व्यावहारिक थीं। साथ ही उसके पास कुछ नकदी भी थी। अतिरिक्त हथियार रखना कभी भी बुरा विचार नहीं था। आपके पास जितने अधिक विकल्प होंगे, आप अलग अलग लड़ाइयों के लिए अपने सामान को उतना ही बेहतर अनुकूलित कर सकते हैं। एक छोटी तलवार चुनना जटिल नहीं था, बस एक अच्छी तरह से बनी हुई तलवार ढूंढनी थी। छोटी तलवारें साहसी लोगों के बीच एक मुख्य हथियार थीं, इसलिए दुकान में बहुत सारी थीं।
सभी मानक निर्मित बनावट में लगभग समान थी, इसलिए कोई भी काम चल जाता। हाँ, एक बात पूछूं, क्या मैं पूछ सकता हूँ मार्लिन कहाँ है? गॉस ने भुगतान करते समय लापरवाही से पूछा। नए कर्मचारी ने उसे एक चौकस नज़र से देखा। मैं उसका दोस्त हूँ, गॉस ने कहा। जब मैं पिछली बार आया था तो वह यहीं काम कर रहा था। ये सुनकर झाइयों वाले किशोर ने जवाब दिया, उसने पिछले हफ्ते छोड़ दिया। घर चला गया। कहा कि वह एक साहसी बन रहा है। वह बात करते हुए सिर हिलाया। पता नहीं किसने उसे इसके लिए राजी किया। मास्टर ने उसे रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। आखिर में मालिक ने उसे शुरू करने के लिए एक हथियार भी दिया। लड़के का चेहरा उलझन से भरा था। वहीं गॉस, जो शायद वही बुरा प्रभाव था, थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे काफी अच्छी तरह से अंदाजा था कि क्या हुआ था। ज्यादातर मार्लिन उनकी पिछली मुलाकात से प्रभावित हुआ होगा, खासकर जब दुकान के मालिक ड्रोन ने गॉस के जीवन जादुई क्रिस्टल का मूल्यांकन 2 सोने के सिक्कों में किया था। उस बात ने शायद मार्लिन पर गहरी छाप छोड़ी होगी। वह पल शायद एक विचार को जगाया होगा, अगर गॉस ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कार्यशाला छोड़कर गॉस ने ग्रोन को परेशान नहीं किया, जो पीछे लोहार की भट्टी में हथौड़ा चला रहा था। मार्लिन के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा दुविधा में था। वह कहना चाहता था, अगर मेरे पास एडवेंचरर्स मैनुअल नहीं होता तो मैं शायद साहसी नहीं बनता। उम्मीद है कि वह सुरक्षित रहेगा, गॉस ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। वह अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय मार्लिन के लिए शुभकामनाएं देने के और शायद उम्मीद करने के कि उनके रास्ते फिर कभी मिलेंगे। आखिरकार इस दुनिया में ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जिन्हें वह परिचित कह सकता था। मार्लिन के दृष्टिकोण से गॉस को नहीं लगता था कि एक साहसी बनना जरूरी नहीं कि एक लोहार होने से बेहतर भविष्य हो। एक योग्य लोहार अधिकांश निचले स्तर के साहसी लोगों से ज्यादा कमा सकता था, और बहुत अधिक स्थिरता और सुरक्षा के साथ। हाँ, साहसी लोगों के पास संभावित आय अधिक होती थी, लेकिन जोखिम भी बहुत अधिक था और कुछ ही लोग ऊपरी रैंक तक पहुंच पाते थे। यदि आप सिर्फ नीचे ही रहते हैं जब तक कि आप वास्तव में उस तरह के जीवन की लालसा नहीं करते, गॉस कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई भी प्रशिक्षु लोहार के स्थिर जीवन को क्यों छोड़ेगा। इन विचारों के साथ गॉस साहसी संघ की ओर मुड़ा। ग्ररॉक टाउन के पास के सामान्य निचले स्तर के राक्षसों में बचे हुए कोबोल्ड्स, विशाल चूहे और फिशमैन थे। उसे चुनिंदा होने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार एक बार जब वह अपनी मॉन्स्टर इंडेक्स में 5 राक्षस प्रविष्टियां पूरी कर लेता तो सिस्टम 5 में से एक प्रतिभा को यादृच्छिक रूप से निकालता। पहले ही 4 भरे हुए थे, भले ही वह 5वें को ध्यान से चुनता, उसकी प्रतिभा प्राप्त करने का मौका अभी भी 5 में से केवल एक था। और भले ही निकाला गया राक्षस 5वां ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि सिस्टम उसे वह कौशल देगा जो वह वास्तव में चाहता था। तो भाग्य को तय करने देना बेहतर था। उसे केवल ड्रॉ को ट्रिगर करने के लिए एक 5वीं प्रविष्टि की जरूरत थी। ... लगता है कि हर कोई आराम कर चुका है, लेविन ने टीम के ताज़ा चेहरों को देखते हुए खुशी से कहा। भले ही वे बिना किसी घटना के लौटे थे, लेकिन भूल का सामना हर किसी के दिल में एक छाया छोड़ गया था। लेकिन कुछ दिनों की छुट्टी के बाद टीम के अधिक अनुभवी सदस्य भावनात्मक और मानसिक रूप से वापस आ गए थे। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि अगली खोज उनकी आखिरी होगी या नहीं। लेकिन अगर कोई अभी भी एक पूर्ण पेशेवर बनने का सपना देखता है तो उन्हें अज्ञात के डर पर काबू पाना होगा और आगे बढ़ना होगा, हमेशा सतर्क रहना, लेकिन कभी रुकना नहीं। द नाइट आउल पार्टी रात के उल्लू की टोली स्पष्ट रूप से यह समझती थी। मैं पूरी तरह से तैयार हूं, डोयले ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। उसकी आंखें टीम पर घूमीं। जब उसने गॉस को देखा तो वह रुका, फिर उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं और उसे करीब से देखा। ईमानदारी से, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, गॉस हमेशा वह था जिस पर उसने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। आंशिक रूप से मजबूत के प्रति सम्मान के कारण, और आंशिक रूप से क्योंकि वह गॉस के विकास के पीछे का रहस्य समझना चाहता था। इसलिए वह गॉस में किसी भी बदलाव के प्रति इतना संवेदनशील था। और आज उसे फिर से देखकर डोयले उस भावना को दूर नहीं कर सका कि गॉस के बारे में कुछ सूक्ष्म लेकिन अचूक बदल गया था, जैसे कोई आंतरिक बंधन टूट गया हो। इस बीच गॉस डोयले की तीव्र नज़र के तहत तेजी से असहज महसूस कर रहा था। अपनी याद से वह जानता था कि इस दुनिया में कुछ असामान्य लोग थे, और जबकि उसकी करिश्मा स्थिति अभी भी 5 दिखा रही थी, गॉस को संदेह था कि यह शायद पहले ही 6 की ओर बढ़ रही थी। बस ये कि सिस्टम राउंड ऑफ नहीं करता था तो 5.1 या 5.9 भी 5 ही दिखाएगा। ये घमंड की बात भी नहीं थी। उसके पास ये सोचने का अच्छा कारण था कि उसकी उपस्थिति में सुधार हुआ था।
उसकी प्राकृतिक विशेषताएं अच्छी थीं और उचित भोजन, आराम और शारीरिक विकास की अवधि के बाद वह मजबूत और अधिक शांत दिखता था। उसकी उपस्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था। उसे थोड़ा सुंदर कहना गलत नहीं होगा। मैं ये पहले ही कह देता हूँ, मुझे महिलाएं पसंद हैं, डोयले की नज़र के तहत गॉस ने असहाय होकर कहा। दूसरे एक पल के लिए चकित हुए, फिर उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। उन सभी ने डोयले को गॉस को घूरते हुए पूरी तरह से मोहित देखा। हर किसी के भाव बदल गए, खासकर तीरंदाज ओलिवर, जो डोयले के बगल में खड़ा था। किसी बिंदु पर वह चुपचाप कई कदम दूर चला गया था। अजीब नज़रों को देखकर डोयले आखिरकार अपने विचारों से बाहर आया और उलझन में चारों ओर देखा। उसने मदद के लिए ओलिवर की ओर देखा। मुझे भी महिलाएं पसंद हैं, ओलिवर ने सावधानी से कहा। तभी डोयले को एहसास हुआ कि हर कोई क्या सोच रहा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। छोटी सी घटना के बाद टीम हंसी और साथ में गिल्ड हॉल में प्रवेश किया। आगे चल रहा लेविन चुपचाप आहें भर रहा था। उसने भी गॉस में बदलाव को नहीं छोड़ा था। वह फिर से मजबूत हो गया है ना? लेविन ने खुद से सोचा। अगर चीजें इसी तरह बढ़ती रहीं तो वे लंबे समय तक गॉस के साथ नहीं रह पाएंगे। और एक पार्टी में जब एक सदस्य बहुत तेजी से बढ़ता है तो अलगाव अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मजबूत व्यक्ति को पीछे खींचा जाएगा, धीमा होने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस बीच कमजोर लोग, अत्यधिक संरक्षित, अपनी प्रेरणा खो देंगे, आखिरकार खुद पेशेवर बनने का दरवाजा बंद कर देंगे। और महत्वाकांक्षी पेशेवरों के लिए ये सबसे डरावनी बात है। अगर वे केवल सुरक्षा चाहते थे तो वे पहले स्थान पर साहसी नहीं बनते, वे बस शहर में रहते। लेविन स्पष्ट रूप से समझा, एक विभाजन आने वाला हो सकता है। लेकिन उस जागरूकता के साथ भी उसने कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया। हमेशा की तरह ही व्यवस्था। उसने गॉस से पूछा, हाँ ठीक है, मैं देखूंगा। मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। अध्याय 56, परित्यक्त खदान। साहसी संघ हॉल। जब बाकी लोग एक खोज चुन रहे थे, गॉस ने अपनी आंखें हॉल में घुमाईं। वह बता सकता था, हाल ही में यहाँ निश्चित रूप से अधिक लोग थे। बहुत सारे नए चेहरे। और यह सिर्फ नए साहसी नहीं थे। जो बात वास्तव में ध्यान देने योग्य थी वह थी पेशेवरों की संख्या में वृद्धि, वे लोग जिनकी रैंक दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी थी। क्या ग्ररॉक के आसपास खोजों में अचानक वृद्धि ने साहसी लोगों को कहीं और से खींचा था? ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। ग्ररॉक जेड फॉरेस्ट Z1 के ठीक बगल में था, एक ऐसी जगह जिसे आसानी से राक्षसों का साम्राज्य कहा जा सकता था। गॉस ने पहले भी कस्बावासियों को इसके बारे में बात करते सुना था। जेड फॉरेस्ट मूल रूप से कालोस किंगडम और दक्षिणी गैर मानव क्षेत्रों के बीच एक बफर था। वन के अंदर आपको सभी प्रकार के भयानक राक्षस मिलेंगे, हरे ड्रैगन, छिपकली मानव, गार्गोयल्स, ओग्रेस, मिनोटॉज, वाइवन, हाइड्रा। सूची लंबी थी। मूल रूप से ग्ररॉक सिर्फ वन के किनारे पर एक छोटा सा चौकी था। ये बहुत बाद में एक कस्बा बन गया, लेकिन जहां तक गॉस को पता था, वन सालों से अपेक्षाकृत शांत था। कम से कम हाल की याद में कोई बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं हुए थे। उसने अपना ध्यान वापस खींचा। बाकी लोगों ने पहले ही एक खोज तय कर ली थी। ये वाली अच्छी लगती है। आप लोगों का क्या ख्याल है? एक परित्यक्त खदान में छिपी हुई कोबोल्ड जनजाति को साफ करो। अनुमानित समूह का आकार 20। गॉब्लिन्स गॉस के पुराने दोस्तों की तुलना में कोबोल्ड शायद और भी कमजोर थे। वे छोटे, पपड़ीदार, सरीसृप मानव थे जो गुफाओं में रहते थे। वे अंडे देते थे, ड्रैगन की पूजा करते थे और उनके मिनियंस सेवक के रूप में सेवा करने में गर्व महसूस करते थे। वे यहाँ तक कि दावा करते थे कि उनमें ड्रैगन का खून का एक बूंद है। कोबोल्ड्स लड़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन वे उत्कृष्ट खोदने वाले और बनाने वाले थे। उन्हें किसी भी गुफा को एक आरामदायक छोटे मांद में विस्तारित और फिर से आकार देना पसंद था। लड़ाई के मामले में हालांकि वे ज़्यादा खतरा नहीं थे। अधिकांश तो 10 साल भी नहीं जीते थे। वे संख्या पर भरोसा करते थे, जो अक्सर बहुत बुरी तरह से विफल हो जाती थी। गॉस को इस खोज से कोई दिक्कत नहीं थी। कोबोल्ड्स छोटे थे, शायद 4 फीट ऊंचे, और सीधे लड़ाई में ज़्यादा चुनौती नहीं थे। एकमात्र चीज़ जिस पर वास्तव में ध्यान देना था वह थी उनके जाल। लेकिन उनकी टीम में मेव थी, जो एक जाल और तंत्र विशेषज्ञ थी, और खुद गॉस भी, जिसने चुपचाप उससे सीख रहा था। साथ ही उसका मैजहैंड सुरक्षित दूरी से खतरनाक क्षेत्रों की जांच करने के लिए एकदम सही था। शायद यही कारण था कि टीम ने पहली जगह में इस मिशन को चुना था। खोज तय होने के बाद हर कोई आराम करने और तैयार होने के लिए अलग हो गया। वे पश्चिमी गेट पर कुछ समय बाद फिर से मिले। अधिक खोजों के साथ वे अब यात्रा की थकान को कम करने के लिए पास के कामों को प्राथमिकता दे सकते थे।
ये वाला सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर था। ये जगह ग्ररॉक के पश्चिम में एक पुरानी खदान थी, सालों पहले संसाधन सूखने के बाद छोड़ दी गई थी। ये काम सीधे गिल्ड द्वारा पोस्ट किया गया था। वे नियमित रूप से राक्षस सफाई के अनुरोध जारी करते थे, यहाँ तक कि निर्जन स्थानों में भी। बहुत बुरा है कि यह परित्यक्त है। कोबोल्ड्स को जानते हुए उन्होंने शायद बहुत सारी चमकदार चीजें जमा कर रखी होंगी, डैफ्ने ने आहें भरी। अगर ऐसा होता तो हम इसे नहीं कर रहे होते, कोई और इसे पहले ही ले जा चुका होता, लेविन ने हंसते हुए जवाब दिया। वह गलत नहीं था। निचले स्तर के साहसी दुनिया में उच्च इनाम वाली खोजें तेजी से गायब हो जाती थीं। कुछ बड़े समूह तो लोगों को गिल्ड में बैठने और सबसे अच्छे काम जैसे ही वे दिखाई देते थे, हड़पने के लिए पैसे भी देते थे। जो बच जाता था वह आमतौर पर ज़्यादा भुगतान नहीं करता था, या कम से कम पहली नज़र में ऐसा ही लगता था। सही बात है। पैदल कुछ घंटों के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। एक खदान इतनी पुरानी थी कि अब इसका कोई नाम भी नहीं था। दोपहर का समय हो चुका था। जगह पूरी तरह से सुनसान थी, अजीब तरह से शांत। सड़क के किनारे उनकी कमर तक की ऊंचाई वाली घास धीरे धीरे हिल रही थी। मुख्य सुरंग का प्रवेश द्वार आंशिक रूप से ढह गया था। सड़ी हुई लकड़ी की बीम जमीन पर बिखरी हुई थीं। ऊपर से हल्के हरे रंग का पानी टपक रहा था। टपक टपक की आवाज़ दूर से भी गूंज रही थी। हाँ, यही जगह है। गॉस ने प्रवेश द्वार के पास कुछ ताज़ी खोदी हुई मिट्टी और पत्थर देखे। आसपास कोई नहीं रहता था, इसलिए केवल एक ही समूह था जो हाल ही में खुदाई कर रहा हो सकता था। कोबोल्ड्स। वे जहां भी जाते थे वे गुफाओं को अपने अजीब छोटे मांद में बदल देते थे। कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद टीम ने अंदर भागने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय वे थोड़ा दूर चले गए, डेरा डाला, खाना खाया और आराम किया। ये काम गॉस के लिए अलग था। अपने पिछले कामों के विपरीत इसमें लड़ाई के लिए भूमिगत जाना शामिल था। खुले जंगल की तुलना में एक अंधेरी, संकरी खदान कहीं ज़्यादा जोखिम भरी थी। कम ऑक्सीजन, गुफाओं का ढहना, खराब दृश्यता, खो जाना, ये सब इसी क्षेत्र का हिस्सा था। भले ही कोबोल्ड्स उतने मजबूत नहीं थे, फिर भी पूरी टीम सतर्क रही। इस व्यवसाय में एक लापरवाह साहसी लंबे समय तक नहीं टिक पाता था। एक बार जब वे ठीक हो गए तो मेव और गॉस ने गुफा की टोह लेने के लिए आगे बढ़े। अंदर जाने से पहले मेव ने दोनों पर गंध को दबाने वाला स्प्रे छिड़का। यह उनकी गंध को छिपाने और उन्हें तंग जगहों में अधिक समय तक छिपाए रखने में मदद करेगा। अंदर जाने से पहले गॉस ने खुद पर मैज आर्मर कास्ट किया। उसने 2 कारणों से मेव पर यह कास्ट नहीं किया। तारांकन उसके पास 2 बार कास्ट करने के लिए पर्याप्त माना नहीं थी। तारांकन उसने अभी तक दूसरों पर इसे कास्ट करने में महारत हासिल नहीं की थी। ये खुद पर कास्ट करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। टपक टपक टपक। गुफा के अंदर ये पूरी तरह से अंधेरा था। बस पास की आकृतियों को देखने के लिए पर्याप्त रोशनी थी। सौभाग्य से गॉस का आंतरिक नक्शा उसके चारों ओर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था। वह खोएगा नहीं। साथ ही अपनी 6 फुर्ती के साथ उसे मेव के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। वे दोनों धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़े। सुरंगें मुड़ती और घूमती थीं। हवा में एक तीखी, कस्तूरीदार बदबू भर गई, अलग कोबोल्ड की दुर्गंध। ये जले हुए, खराब मटन की तरह गंध करती थी, जिसमें सल्फर और जंग मिला हो। जैसे ही वे अंदर गए, मेव ने एक पहचान कौशल डिटेक्शन स्किल सक्रिय किया। लेकिन तेज दुर्गंध ने उसकी इंद्रियों को खराब कर दिया, इसलिए उसे खुद को स्थिर करने के लिए कभी कभी रुकना पड़ता था। साथ में उन्होंने गहराई में टोह ली। गॉस ने रास्ते में जाल और अजीब चीज़ों की जांच करने के लिए मैजहैंड का उपयोग किया। लगभग आधे घंटे की सावधानीपूर्वक हलचल के बाद वे आखिरकार गुफा से बाहर निकले। मेव का चेहरा पीला और थोड़ा चक्कर आ रहा था। हाँ, निश्चित रूप से कोबोल्ड्स हैं, गॉस ने रिपोर्ट किया। लगभग 20 वयस्क, कुछ छोटे बच्चे भी। वे कटार, गैंती और कुछ लकड़ी के हथियारों से लैस हैं। कोई दूर से वार करने वाला सामान नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रवेश द्वारों को जालों से सजाया है। अंदर हवा चल रही है, इसलिए शायद 1 या 2 छिपे हुए शाफ्ट हैं। सुरंग प्रणाली बहुत घुमावदार है। अगर आप ध्यान नहीं देते तो खोना आसान है। तुम कमाल हो, मेव। डोयले मुस्कुराया, वास्तव में प्रभावित होकर। नहीं, ये सब गॉस था, मेव ने सिर हिलाते हुए कहा और उसकी ओर देखा। उसने न केवल मैजहैंड से सभी जालों की जांच की, उसने बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया था। उसके बिना वह अंधेरे में पता नहीं कितने समय तक भटकती रहती। उसने उसके दावे को याद किया कि उसके पास दिशा की एक प्राकृतिक समझ थी। कुछ बात उसे परेशान कर रही थी और शायद उसे थोड़ा ईर्ष्यालु बना रही थी। ईमानदारी से वह उससे ज़्यादा एक बदमाश की तरह महसूस करता था। मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। अध्याय 57, कोबोल्ड की मांद।
गुफा के बाहर समूह ने नीची आवाज में कुछ अंतिम जानकारी का आदान प्रदान किया और फिर आगे बढ़ने से पहले अपने हथियारों और उपकरणों की एक अंतिम जांच की। एक बार जब सब कुछ तय हो गया तो वे एक एक करके अपनी फॉर्मेशन को बनाए रखते हुए गुफा में दाखिल हुए। सामान्य तौर पर मोहरा लेविन, जो टीम का ढाल धारक है, को होना चाहिए, लेकिन खदान की सुरंगों की संकीर्ण, अंधेरी और घुमावदार प्रकृति के कारण ये जिम्मेदारी गॉस और मेव पर आ गई, वे दो लोग जिन्होंने पहले गुफा की टोर ली थी। और क्योंकि गॉस के दिमाग में एक नक्शा था जो इलाके को दिखाता था, वह पूरी अंधेरे में भी सटीक रूप से रास्ता तय कर सकता था। उसके सक्रिय मैज आर्मर और इस तथ्य के साथ कि उनके दुश्मन कोबोल्ड्स थे जो व्यक्तिगत रूप से बहुत कम खतरा पैदा करते थे, उसे पहली लहर में निशाना बनाए जाने और मारे जाने के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं थी। इस प्रकार एक जादूगर की टीम का नेतृत्व करने का एक अजीब सा दृश्य सामने आया। मेव मूल रूप से मोहरा बनना चाहती थी, लेकिन ये जानकर कि गॉस गुफा के लेआउट से उससे भी अधिक परिचित था, उसने बिना किसी बहस के रास्ता छोड़ दिया। हर कोई चुपचाप आगे बढ़ा, अपने कदमों को हल्का रखने के लिए सावधान रहा। वे अनावश्यक शोर से बचने के लिए धीमी गति से चल रहे थे। शुक्र है, गॉस के आगे होने से गलत मोड़ लेने का बहुत कम जोखिम था। वे जल्द ही एक रास्ते पर पहुंचे जो कोबोल्ड्स के रहने के क्वार्टर की ओर जाता था। मानव आकार की खनन सुरंगों के विपरीत कोबोल्ड्स द्वारा खोदे गए रास्ते संकीर्ण और तंग थे। यहां तक कि मुख्य गलियारे की ऊंचाई मुश्किल से 1.7 मीटर थी, जबकि शाखाओं वाले रास्तों की ऊंचाई केवल 1.2 से 1.4 मीटर थी, जिससे औसत आकार के मनुष्यों को झुकना या यहां तक कि रेंगना पड़ता था। ये बगल के रास्ते विभिन्न घोंसले जैसे कमरों की ओर जाते थे। क्योंकि यह कोबोल्ड समूह नया आया था और एक पूर्ण आकार की जनजाति से छोटा था, उनके रहने के क्षेत्र में केवल एक केंद्रीय कक्ष शामिल था जिसका उपयोग रहने और अंडे सेने के लिए होता था, एक खनन काम करने का क्षेत्र जो एक डंपिंग ग्राउंड, कचरा फेंकने की जगह के रूप में भी काम करता था, और कुछ मृत अंतजाल वाली सुरंगें। गॉस ने हाथ से इशारा किया, फिर झुक गया और मुख्य कोबोल्ड सुरंग में प्रवेश किया। यह इतना तंग था कि मुड़ना भी मुश्किल था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने आगे की जांच करने के लिए मैज हैंड का उपयोग किया, बस इस स्थिति के लिए कि कोई छिपकली सिर वाला प्राणी बिना किसी घोषणा के एक बगल की सुरंग से बाहर निकलने का फैसला न कर ले। उसकी फुर्ती की स्थिति 5 से 6 तक बढ़ने के कारण गॉस ने रेंगने और आगे बढ़ने को अपेक्षाकृत आसान पाया। दूसरों के लिए ऐसा नहीं था। तंग गुफा से गुजरना स्पष्ट रूप से एक संघर्ष था, खासकर लंबे और चौड़े लेविन के लिए। जगह दम घोंटने वाली महसूस हो रही थी। शुक्र है, लेविन ने निकलने से पहले एक छोटी बकलर, छोटी ढाल पर स्विच कर लिया था। अगर वह अपनी पूरी आकार की ढाल लाया होता तो यह सिर्फ असहज नहीं होता, यह असंभव होता। समूह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने कदमों को नर्म रखा। जैसे ही वे खुदाई क्षेत्र से गुजरे, खनन की हल्की आवाजें खटखट सुनाई दीं। भले ही अयस्क की नस और वेन को बहुत पहले छोड़ दिया गया था, कोबोल्ड्स अपनी मूल्यवान खनिजों के अंतिम अंशों को निकालने की अपनी अजीब क्षमता के लिए जाने जाते थे। गॉस रुका नहीं, वह उन्हें सावधानी से खुदाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार से आगे उनके वास्तविक उद्देश्य कोबोल्ड मुख्य हॉल की ओर ले गया। ये केंद्रीय स्थान एक प्राकृतिक गुफा थी जिसे कोबोल्ड्स द्वारा थोड़ा संशोधित किया गया था। इसकी ऊंचाई 3-4 मीटर और क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक था। एक ऊर्ध्वाधर हवा के छेद और कुछ रोशनी के साथ ये संकीर्ण खनन सुरंगों की तुलना में लड़ाई के लिए एक कहीं बेहतर जगह थी। टीम ने रास्ते में जालों और तार के जालों से सावधानी से बचा। आखिरकार वे मुख्य कक्ष से पहले अंतिम सुरंग पर पहुंचे। यहां से उन्हें अपने पेट के बल रेंगना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के बाद गॉस ने चारों हाथ पैरों पर रेंगना शुरू किया और रास्ता दिखाया। उसने लेविन के लिए एक संक्षिप्त क्षण की सहानुभूति दिखाई, फिर अपना ध्यान आगे केंद्रित किया। आगे का रास्ता पूर्ण सावधानी की मांग करता था। उसकी सफ़ेद हड्डी की छड़ी उसके ध्यान दिए बिना ही उसके हाथ में आ गई थी। अगर मैज हैंड ने आगे कुछ भी महसूस किया तो वह तुरंत एक जादू डालने के लिए तैयार था। शुक्र है, वे बिना किसी घटना के मुख्य हॉल के किनारे पर पहुंच गए। ये समझ में आता था अधिकांश कोबोल्ड्स अभी खनन क्षेत्र में काम कर रहे थे। ये यातायात का चरम समय नहीं था। गॉस सुरंग से सबसे पहले निकला और दूसरों को उसके पीछे रेंगकर बाहर निकलने के लिए जगह बनाई। दीवार के सहारे उसने कोबोल्ड मुख्य हॉल के लेआउट का जायजा लिया। यह उम्मीद से भी अधिक विशाल था। केंद्र में एक ऊर्ध्वाधर वेंटिलेशन शाफ्ट था। पास में एक आग का गड्ढा था जहां 2 कोबोल्ड्स बैठे थे, एक चूहे जैसी दिखने वाली चीज को काटने के लिए मोटे पत्थर के चाकुओं का उपयोग कर रहे थे। उनके गंदे पंजों के बगल में पानी से भरे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की जड़ों और कवक का एक छोटा ढेर था, संभवतः खाना पकाने के लिए।
आग के गड्ढे के बगल में एक खुरदुरी, मोटे तौर पर रंगी हुई मूर्ति खड़ी थी, एक वास्तविक मूर्तिकला के बजाय एक तराशे हुए पत्थर के ब्लॉक जैसी। इसमें एक अजगर या किसी अन्य बड़े सरीसृप की एक अस्पष्ट समानता थी। गुफा के किनारों के चारों ओर पत्थरों के ढेर और उथले खोदे गए गड्ढे थे, जिनका उपयोग शायद सोने के क्षेत्रों के रूप में किया जाता था। गॉस ने जल्दी से कक्ष को स्कैन किया, 9 वयस्क कोबोल्ड्स और 7 या 8 युवा बच्चों को गिना। बाकी खनन क्षेत्र में थे। जब वह देख रहा था, बाकी टीम चुपचाप उसके पीछे से बाहर निकली, पूरी तरह से शांत रहते हुए। आग के गड्ढे और वेंट ने कक्ष के केंद्र में रोशनी प्रदान की, लेकिन बाहरी क्षेत्र धुंधले थे, उनकी घुसपैठ के लिए एकदम सही। किसी भी कोबोल्ड ने उन्हें अभी तक नोटिस नहीं किया था। अचानक राह आग के गड्ढे के पास के कोबोल्ड्स में से एक ने हवा को संदिग्ध रूप से सूंघा और अपने साथी को एक भ्रमित कर देने वाली गुर्राहट दी। राह वे दोनों खड़े हो गए, सतर्क हो गए और कमरे को स्कैन करने लगे। गॉस ने अपने साथियों के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, वे सब तैयार थे। 2 कोबोल्ड्स अभी अभी एक दूसरे के बगल में खड़े हुए थे। गॉस ने अपनी छड़ी उनकी ओर इंगित की। मैजिक मिसाइल उसके दिमाग में चमक उठी और उसकी माना आगे बढ़ी, छड़ी में बहने लगी। छड़ी धीरे से चमक उठी क्योंकि एक नीले रंग का ऊर्जा का गोला उसके सिरे पर बनने लगा। वमम 2 रसोई कोबोल्ड्स ने तुरंत चमक को नोटिस किया, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया भी कर पाते, धमाका, मिसाइल आगे बढ़ी, पूरी गुफा को रोशन कर दिया और आधिकारिक तौर पर लड़ाई शुरू कर दी। मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। अध्याय 58 नस्लीय विशेषता। धमाका, जैसे ही नीली जादुई मिसाइल चली, वह सीधे पहले कोबोल्ड की छाती को चीरते हुए चली गई, साफ बेरहमी से। इसकी गति आगे बढ़ी और इसके पीछे खड़े दूसरे पतले कोबोल्ड से जा टकराए। बाम, वह बेचारा चीखता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा। खून और मांस के टुकड़े पत्थर के फर्श पर बिखर गए। कोबोल्ड मारा गया गुना 2। कुल राक्षस वध 52। नया खिताब अर्जित किया, कोबोल्ड हंटर। ये खिताब वध बढ़ने पर अपग्रेड होगा। वर्तमान शीर्षक प्रभाव, झूठी ड्रैकोनिक उपस्थिति। जब एक अजगर की दहाड़ की नकल करते हैं तो आप कोबोल्ड्स को हल्का मानसिक नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी ताकत और युद्ध के मनोबल को कम करते हैं। वर्तमान प्रभाव -10%। जैसे ही लाशें जमीन पर गिरी, गॉस का सिस्टम फिर से रोशन हो गया। उसके साहसी की बेस्टियरी राक्षसों की सूची में एक नई प्रविष्टि जुड़ गई, कोबोल्ड्स आधिकारिक तौर पर दर्ज। संग्रहित राक्षसों के प्रकार 3/5 गोब्लिन, स्लाइम, कंकाल, जल भूल, कोबोल्ड। नस्लीय विशेषता निष्कर्षण शुरू हो रहा है। निकाला गया यादृच्छिक गोब्लिन विशेषता, तेज घुलनशील पेट। विशेषता मानव शरीर विज्ञान के लिए अनुकूलित। नई विशेषता अर्जित की त्वरित पाचन TI। त्वरित पाचन खाने के बाद सहनशक्ति और माना की रिकवरी को थोड़ा बढ़ाता है। नोट, यह विशेषता गोब्लिन्स के वध की संख्या के साथ बढ़ती है। अधिक मारने से इसके प्रभाव अपग्रेड होंगे। अगला विशेषता निष्कर्षण 20 राक्षस प्रकारों पर अनलॉक होता है। गॉस ने नए संकेत को पढ़ा और आश्चर्यजनक रूप से खुश महसूस किया। एक गोब्लिन विशेषता। पहले तो वह संशय में था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। तेज रिकवरी, सहन शक्ति और माना दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल, हथियारों और जादू का उसका प्रशिक्षण दोनों का बहुत अधिक उपभोग करता था और उनके ठीक होने का इंतजार करना प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा थी। अगर वह इसे थोड़ा भी तेज कर सकता तो इससे वास्तव में फर्क पड़ेगा। और चूंकि यह विशेषता और अधिक गोब्लिन वध के साथ विकसित हो सकती थी, ये तो बस शुरुआत थी। इससे भी बेहतर, उसे कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। इस विशेषता में उसके नए अधिग्रहित मैज आर्मर के साथ तालमेल था, एक मुख्य जादू जिस पर वह बहुत भरोसा कर रहा था। क्या होगा अगर वह एक चक्र बना ले? मैज आर्मर कास्ट करें, एक पौष्टिक वस्तु खाएं, जल्दी पचाएं, माना पुनर्स्थापित करें, अगर टूट जाए तो मैज आर्मर को फिर से कास्ट करें, दोहराएं। जैसे खुद ब खुद बचाव करने वाली एक चलती फिरती जादुई बुर्ज। बेशक ये सिर्फ सिद्धांत था, इसमें और अधिक शक्ति, बेहतर विशेषताओं और मजबूत जादू की आवश्यकता होगी। लेकिन संभावना विशाल। उसने खुद को वर्तमान में वापस खींचा। ये सब सोचने में सिर्फ कुछ सेकंड लगे थे। 2 कोबोल्ड शव अभी भी फर्श पर हिल रहे थे। गुफा के अंदर से कोबोल्ड्स की चीखें हॉल में गूंज रही थीं। रा छोटे सरीसृप आकार अपने खुरदुरे हथियार पकड़े हुए और घबराहट में चीखते हुए दिखाई दिए। उनके पपड़ीदार छिपकली जैसे शरीर घुसपैठियों का सामना करते हुए कांप रहे थे। वे स्वभाव से कायर थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। उनके दोस्त मर चुके थे। इसका मतलब एक ही था, लड़ो या मरो, किसी को जीवित मत छोड़ो। गॉस की पार्टी से किसी ने चिल्लाया।
अभी भी संकरी सुरंगों से रेंगने के तनाव से ऊपर उठकर पूरी टीम कोबोल्ड शिविर पर टूटते हुए एक लहर की तरह दौड़ी। छोटे छोटे कोबोल्ड्स की तुलना में वे दानव थे, कवच पहने, स्टीलधारी राक्षस। यह एक कत्लेआम था। कोबोल्ड्स की तलवारें ढालों से टकराकर टूट गईं। तलवारों ने पपड़ीदार शरीर को काट दिया। खून तेजी से मिट्टी के फर्श पर जमा हो गया। गॉस भी लड़ाई में शामिल हो गया। उसकी रेपियर चमक रही थी क्योंकि उसने एक और कोबोल्ड को मार गिराया। तभी उसने कुछ नोटिस किया, एक चट्टानी किनारे पर हलचल। मुख्य गुफा के ऊपर एक अंधेरे कोने में एक झुका हुआ बुजुर्ग कोबोल्ड अलग खड़ा था। बाकी से छोटा, एक टेढ़ी छड़ी पकड़े हुए, और उसके गले के अंदर कुछ लाल चमक रहा था। बाईं तरफ, सावधान रहो, गॉस चिल्लाया। बिल्कुल सही समय पर बूढ़े कोबोल्ड ने अपना मुंह खोला और वूम, आग का एक गोला एक लौ फेंकने वाले की तरह बाहर निकला। फूश! आग का गोला पार्टी की ओर उड़ा, लेकिन गॉस की चेतावनी ने उन्हें बचा लिया। हर कोई समय पर विस्फोट क्षेत्र से बाहर कूद गया। धमाका, चिंगारियां और धुआं आतिशबाजी की तरह फट गए। ये बहुत करीब था। बूढ़ा कोबोल्ड वापस गिर गया, स्पष्ट रूप से थक गया था। उसकी पहले से ही झुर्रीदार त्वचा थकान से और भी भूरी हो गई थी। जादूगर, गॉस बुदबुदाया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। कोई जादुई संकेत नहीं, जादूगर नहीं, बस एक उत्परिवर्तन। उसका गला फिर से फूल गया। अंदर और गर्मी बन रही थी। गॉस दूसरे दौर का इंतजार नहीं करने वाला था। उसने तुरंत मैज हैंड को बुलाया और अदृश्य बल को आगे की ओर धकेल दिया, सीधे कोबोल्ड के चेहरे पर। गक! उसकी थूथन पर दबाव ने चार्ज अप को बाधित कर दिया, लेकिन अंदर बन रही आग को रोका नहीं जा सका। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। का धमाका! कोबोल्ड का गला अंदर की ओर फट गया। आग उसके अपने शरीर से एक उल्टे हुए बम की तरह फूट पड़ी। सिरविहीन लाश एक भयानक धड़ के साथ किनारे से गिर गई। उसकी बेजान आंखें अभी भी चौड़ी थीं, मानो पूछ रही हों, मैं अपने ही हमले से कैसे मरा? मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूं। अध्याय 59, चुनौती रेटेड। बूढ़ा कोबोल्ड इतनी जल्दी मर गया। पार्टी में किसी ने भी पूरी तरह से यह महसूस नहीं किया कि उसके खुद को उड़ाने से पहले क्या हुआ था, लेकिन सोचने पर उनमें से अधिकांश ने यह अनुमान लगाया कि यह शायद गॉस का काम था। वे ठीक से नहीं समझते थे कि कैसे, लेकिन जब कुछ अजीब या जादुई होता था तो यह मान लेना कि पार्टी के जादूगर ने ऐसा किया था आमतौर पर एक सुरक्षित शर्त थी। खतरा बेअसर हो गया। गॉस ने सांस छोड़ी। एक और छिपा हुआ खतरा हटा दिया गया। कोई चोट नहीं लगी। उसकी नज़र बचे हुए कोबोल्ड्स पर चली गई। अब हिंसक रूप से कांप रहे थे। उनमें से बाकी बूढ़े की अचानक विस्फोटक मौत से स्पष्ट रूप से भयभीत थे। एक तो घुटनों के बल गिर गया और कच्चे अजगर की मूर्ति की दिशा में उन्माद में झुकने लगा, जैसे कि उसे विश्वास हो कि बूढ़े की मौत एक दैवीय दंड थी। जबरदस्त संख्या या एक मजबूत नेता के बिना ये कोबोल्ड्स वास्तव में सिर्फ एक अव्यवस्थित गड़बड़ी हैं, गॉस ने सोचा। यहाँ अंदर आना सबसे कठिन हिस्सा है। इसमें हमेशा के लिए समय लगा। मेव से मिली जानकारी के अनुसार यह कोबोल्ड मांद वास्तव में सरल में से एक थी। कई पुरानी, अच्छी तरह से स्थापित कोबोल्ड की मांदें विशाल भूमिगत भूलभुलैया थीं। कुछ इतनी जटिल थीं कि नए साहसी आधे रास्ते में ही खोज छोड़ देते थे, खो जाने और अंधेरे में मरने से डरते थे। यहाँ तक कि प्रवेश द्वारों को उड़ाने से भी शायद ही कुछ होता था, केवल कुछ उथली सुरंगें ढह जाती थीं। गहरे कोबोल्ड्स अछूते रहते थे। यही कारण है कि सिर्फ केंद्रीय हॉल तक पहुंचना ही पहले ही मिशन का आधा हिस्सा पूरा कर चुका था। गॉस ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। बचे हुए वयस्क कोबोल्ड्स अब स्पष्ट रूप से कांप रहे थे और भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसे कोई दया महसूस नहीं हुई। ये खदान भले ही परित्यक्त हो, लेकिन जमीन अभी भी कालोस किंगडम की थी। ये कोबोल्ड्स हमलावर थे और उन्हें बिना जांच के छोड़ने का मतलब था कि और राक्षस बढ़ेंगे और मानव बस्तियों पर अतिक्रमण करेंगे। यही कारण था कि साहसी संघ नियमित रूप से, यहाँ तक कि निर्जन क्षेत्रों में भी, सफाई के कमीशन जारी करता था। स्वयं किंगडम अंततः उन मिशनों के लिए भुगतान करता था। इसी तरह जो इंसान एमरल्ड फॉरेस्ट में उद्यम करते थे, उन्हें अक्सर वहाँ के राक्षसों से प्रतिशोध का सामना करना पड़ता था। यही कारण है कि केवल लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों को ही राक्षस क्षेत्रों में गहराई तक जाने की अनुमति थी। उन्हें साफ करो, गॉस ने संकोच नहीं किया। उसकी रेपियर, एक पतली, हल्की तलवार, ने सर्जिकल परिशुद्धता के साथ काम किया। श्लैक! एक साफ वार ने एक कोबोल्ड के गले को छेद दिया। उसका पपड़ीदार शरीर गिर गया, ऐंठता हुआ। उसकी बेहतर फुर्ती ने सब कुछ तेज और नुकीला बना दिया था। उसे अब निशाना लगाने की भी जरूरत नहीं थी। स्लैश! स्टैब! कोबोल्ड मारा गया गुना 1। कुल राक्षस वध 55। एक एक करके वयस्क कोबोल्ड्स गिर गए। जब उनमें से आखिरी मर गया तो पार्टी की आंखें बचे हुए कोबोल्ड बच्चों पर पड़ीं, जो मुश्किल से घुटने तक ऊंचे थे और जिनके सिर बड़े थे।
गॉस थोड़े समय के लिए हिचकिचाया, फिर स्विश स्विश तेज वारों की एक श्रृंखला ने उनकी चीखों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। कोई वध सूचना नहीं आई। उसने अपनी स्थिति को देखा। अभी भी 55। जाहिर है कोबोल्ड बच्चों को मारने की गिनती नहीं हुई, शायद इसलिए कि वे युद्ध के लिए सक्षम नहीं थे। फिर भी उसे इसका पछतावा नहीं था। राक्षसों के लिए कोई दया नहीं, कोई अधूरी बातें नहीं, उसने खुद को याद दिलाया। कौन जानता था कि कितने बड़े होकर हमलावरों की एक नई पीढ़ी बन जाते। कुछ ही समय बाद प्रवेश सुरंग से तेज कदमों की आवाज गूंजी। स्पष्ट रूप से हॉल में हुई हलचल खनन कर रहे कोबोल्ड्स तक पहुंच गई थी। अब वे वापस दौड़ रहे थे, लेकिन गॉस के समूह ने बहुत तेजी से काम किया था। एक खनन पिक के साथ पहला कोबोल्ड कमरे में घुसा और नरसंहार के दृश्य को देखकर बीच में ही रुक गया। वह अकेला नहीं था और अधिक कोबोल्ड्स उसके पीछे अंदर आ गए और एक एक करके वे सब रुक गए, स्तब्ध। उनकी चौड़ी आंखें अपनी जनजाति के कटे हुए अवशेषों पर टिकी थीं। वे बगल में खुदाई कर रहे थे और वापस आकर अपने घर को नष्ट पाया। राह 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 सदमा ज्यादा देर तक नहीं रहा। नए आए लोग क्रोध में दहाड़े। उनकी छिपकली जैसी पूंछें एक साथ जमीन पर टकराईं, न केवल बेचैनी से बल्कि मनोबल बढ़ाने के लिए भी। ये कोई कमजोर पहरेदार नहीं थे, वे मजदूर थे, हाँ, लेकिन युवा और मजबूत। लड़ने की उनकी इच्छा तेज जल रही थी, लेकिन क्रोध पर्याप्त नहीं था। कुछ मिनट बाद गॉस ने एक कपड़े की पट्टी से अपनी रेपियर से खून पोंछा। मैज आर्मर की बदौलत उसे कोई खरोंच नहीं आई थी। कुछ हमलों ने उसे खरोंचा था, हाँ, लेकिन जादू ने ये सब सोख लिया था। कवच की टिकाऊ ढाल अभी भी मजबूत थी, उसे अदृश्य सुरक्षा में लपेटे हुए थी। इसने उसे वास्तविक मानसिक शांति दी। कुल राक्षस वध 59। कोबोल्ड्स केवल क्रोध से मानवता को हरा नहीं सकते थे। वास्तविक जीवन में पागलपन के कारण शक्ति में अचानक वृद्धि सिर्फ इसलिए नहीं होती थी क्योंकि आप पागल थे। उफ, थका देने वाला। बाकी पार्टी दीवार के सहारे गिर गई, अपनी सांसें पकड़ रही थी। लड़ाई खुद विशेष रूप से खतरनाक नहीं थी, बूढ़े कोबोल्ड के आग के हमले को छोड़कर, लेकिन उन कम सुरंगों से पहले रेंग ने हर किसी को थका दिया था। लड़ाई खत्म होने के बाद ये लूटने का समय था। कोबोल्ड्स को खजाना जमा करना पसंद था, जो आमतौर पर शाब्दिक कचरा निकलता था। गॉस ने चमकदार कबाड़ के ढेर को नज़रअंदाज कर दिया। मेव इसे छांट कर निकालेगी, उसकी कीमती चीज़ों पर तेज नज़र थी। इसके बजाय वह उस ऊंचे चट्टानी मंच की ओर चला गया जहां आग उगलने वाला बूढ़ा कोबोल्ड खड़ा था। मैज हैंड के एक झटके से उसने जले हुए शव को जमीन के स्तर पर खींच लिया। धमाका, वह जोर से गिरा। गॉस उसके बगल में बैठ गया, उत्सुकता से। उसने छिपकली के सिर को जहां वह लुढ़का था वहां से उठाया और शरीर के पास रख दिया। गर्दन एक गड़बड़ी थी, पूरी तरह से फट गई थी, लेकिन उसके चारों ओर की पपड़ी बाकी की तुलना में गहरी थी, मोटी, अधिक उत्परिवर्तित। ये बूढ़े कोबोल्ड का शरीर वास्तव में कुछ लायक हो सकता है। उसके बगल से एक आवाज आई। ये लेविन था, जो चुपचाप आ रहा था। क्या उसे चुनौती रेटेड राक्षस माना जाता था? गॉस ने उत्सुकता से पूछा। चुनौती रेटिंग साहसी रैंकों के राक्षस समकक्ष थे, गैर मानव दुश्मनों के खतरे के स्तर को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती थीं। अगर यह कोबोल्ड एक सच्चे सीआर स्तर के दुश्मन के रूप में गिना जाता था, तो इसका मतलब था कि उसमें सामान्य जानवरों से कहीं अधिक शक्ति थी। मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूं। अध्याय 60। बाद के विचार। नहीं नहीं, निश्चित रूप से नहीं, लेविन हंसा। अगर वह एक चुनौती रेटेड कोबोल्ड होता, यहां तक कि सिर्फ स्तर 1, तो हमारे पास उस आग के गोले से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। गॉस को थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसने सच में सोचा था कि उसने अभी अभी कुछ मजबूत मारा है, कुछ जो एक उचित राक्षस रेटिंग के लायक था। लेकिन सोचने पर बेस्टियरी राक्षसों की सूची ने भी उस बूढ़े कोबोल्ड को एक नियमित के रूप में सूचीबद्ध किया था, तो स्पष्ट रूप से इसने उस सीमा को पार नहीं किया था। हम पहले भी इस तरह के राक्षसों से मिल चुके हैं, लेविन ने आगे कहा। ऐसे जिनमें मामूली जादू डालने की क्षमता होती है। आमतौर पर वे सिर्फ जादुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं या उत्परिवर्तित अंगों पर भरोसा करते हैं। वे परेशान करने वाले हैं, हाँ, लेकिन उनसे निपटना असंभव नहीं है। उसकी ताकत अब गॉस से बहुत कम हो सकती है, लेकिन मैदान के अनुभव के मामले में लेविन अभी भी बहुत आगे था और खुशी से साझा करने को तैयार था। इसके अलावा भविष्य के एक पेशेवर जादूगर की सद्भावना के बदले में इस तरह की दुर्लभ जानकारी देना एक बिना सोचे समझे किया गया सौदा। समझ में आता है, गॉस ने सोचा, सिर हिलाते हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कोई जादू महसूस नहीं किया, बस एक अचानक शारीरिक रिहाई। वह बूढ़ा कोबोल्ड शायद किसी प्रकार की उत्परिवर्तित ग्रंथि का उपयोग करके आग फेंकता था।
और जिस तरह से वह हमले के बाद स्पष्ट रूप से बूढ़ा हो गया, उस तनाव से पता चलता है कि यह बहुत बड़ा रहा होगा। जादू वास्तव में एक भयानक शक्ति थी। एक कोबोल्ड भी, जादू की सिर्फ एक कच्ची नकल के साथ, एक पार्टी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता था अगर वह सही समय पर हमला करता। लेकिन गॉस को कुछ और भी याद आया, जादूगर नाजुक होते थे। अगर आप दुश्मनों को करीब आने देते तो आप खत्म हो जाते। वह बूढ़ा कोबोल्ड एक ठोस वार से गिर गया। ईमानदारी से, वह शायद अपने साथियों की तुलना में और भी तेजी से मर गया। गॉस ने बस मेज हैंड से उसके समय को बाधित किया और वह खुद को ही जला बैठा। मुझे खुशी है कि मैं उस तरह का जादूगर नहीं हूँ। एक साथी जादूगर को इतनी दयनीयता से मरते देखकर गॉस को और भी निश्चित हो गया, अस्तित्व पहले आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, अगर आप मर गए तो आप बेकार हैं। एक बार जब समूह ने केंद्रीय हॉल को लूट लिया और पुष्टि की कि आसपास के कमरों में कोई कोबोल्ड जीवित नहीं छिपा हुआ था, तो उन्होंने वापस बाहर रेंगना शुरू किया, जो धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। लगभग 10 मिनट बाद धूप, गर्म किरणें उनके चेहरों पर पड़ीं, जिससे सभी इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद स्वाभाविक रूप से आंखें सिकुड़ने लगे। आखिरकार बाहर आ गए, किसी ने बुदबुदाया। कोबोल्ड की तंग, घुटन भरी सुरंगों की तुलना में खदान के परित्यक्त, डरावने खंडहर भी एक छुट्टी की जगह की तरह लग रहे थे। इंसान के दिमाग में कुछ ऐसा लगा होता होगा जो संकरी, भूमिगत जगहों से नफरत करता है। किसी ने पहले यह नहीं कहा था, लेकिन हर किसी ने उस बंद अंधेरे का दबाव महसूस किया था। अपने अस्थायी शिविर में एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने सूरज की ओर देखा। अभी भी बहुत उजाला था। ग्ररॉक टाउन वापस जाने का समय। अगर आप बच सकते हैं तो जंगल में डेरा न डालना सबसे अच्छा है। डेरा डालने का मतलब था आग जलाना, पहरेदारी की पाली लेना और अप्रत्याशित खतरों से निपटना। गॉस ने अपने पैक किए गए गाड़ी को देखा, उत्सुक था कि इस सारे लूट से कितना मिलेगा। कोबोल्ड्स के युद्ध कौशल कुछ भी हों, लेकिन उनके कचरा जमा करने के कौशल शीर्ष स्तरीय। उनका आधार अजीब अजीब और बेमतलब की चीज़ों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि मेव भी नहीं जानती थी कि उनमें से कुछ का क्या मूल्य था। अंत में उसने बस उनसे कहा कि जो कुछ भी हिल नहीं सकता है, उसे उठा लें। उनके पास उत्परिवर्तित बूढ़े कोबोल्ड की लाश भी थी जो गाड़ी की जगह का एक अच्छा हिस्सा ले रही थी। यही एक कारण था कि वे जल्दी वापस आ रहे थे। इसे रात भर छोड़ दो और यह बुरी तरह से बदबू करने लगेगी। आखिरकार वे अंधेरा होने से पहले वापस आ गए। शहर पहुंचने पर उन्हें गेट के गार्डों ने रोक दिया, जिन्होंने उनके लूट का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। एक बार जब उनकी पहचान की पुष्टि हो गई तो उन्हें आगे जाने दिया गया। पहला पड़ाव, हमेशा की तरह, साहसी संघ। प्रति वयस्क कोबोल्ड 80 तांबे, प्रति किशोर 40 तांबे, कुल 20 चांदी। कृपया राशि की पुष्टि करें। वध के सबूत आइटमों को सौंपने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उनका मिशन भुगतान सौंपा। गॉस ने झुककर काउंटर के पीछे झांकने की उत्सुकता दिखाई। दुर्भाग्य से डेस्क ने सब कुछ रोक दिया। ऐसा हमेशा लगता था कि गिल्ड कर्मचारी मेज के नीचे कुछ करते थे, किसी प्रकार की जांच प्रक्रिया। जब सामग्री बेकार होती थी तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें रख लेती थी, लेकिन अगर किसी भी आइटम का मूल्य होता तो वे नकदी के साथ फिर से दिखाई देते। क्या ये जादू है? गॉस ने सोचा। इस दुनिया में जो कुछ भी तार्किक रूप से समझ में नहीं आता था, वह किसी न किसी तरह से जादू से जुड़ा होता था। लेकिन जब उसने जोर से ध्यान केंद्रित किया, तब भी वह जांच प्रक्रिया के दौरान कोई जादुई ऊर्जा महसूस नहीं कर सका। या तो वह अभी तक पर्याप्त कुशल नहीं था या कुछ और चल रहा था। पुरस्कार हाथ में लेकर वे काउंटर से दूर चले गए। लेविन ने तुरंत कमाई को बांटना शुरू कर दिया। गॉस को 5 चांदी मिले, जो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की। अगर गॉस की त्वरित सोच और आग उगलने वाले कोबोल्ड को खत्म करना नहीं होता तो चीज़ें बहुत अलग हो सकती थीं। नाइट आउल पार्टी ने हमेशा योग्यता से काम किया था। जिसने अधिक भार उठाया उसने अधिक पैसा कमाया। गॉस ने मना करने का नाटक नहीं किया। उसने बस उनका धन्यवाद किया और चांदी को अपनी जेब में रख लिया। अगला, बाकी कचरे वाली गाड़ी को उतारना। आप लोगों ने अपना समय लिया। डोयले, जो बाहर लूट की रखवाली कर रहा था, जब वे लौटे तो बुदबुदाया, चलो जल्दी करो और इस कबाड़ को बेचो। मैं भूखा हूँ। दोपहर के आराम के दौरान थोड़ी सी राशन वाली भोजन को छोड़कर किसी ने भी कल से नहीं खाया था। अब जब उसने इसका जिक्र किया तो गॉस ने भी इसे महसूस किया। उसका पेट सामान्य से अधिक तेज गुर्रा रहा था। उसने अपने पेट को रगड़ा। क्या वह हमेशा इतना भूखा रहता था? फिर उसे याद आया, उसने हाल ही में नस्लीय विशेषता त्वरित पाचन प्राप्त की थी। होह, ये कारण हो सकता है। सभी फायदे नहीं, है ना? क्या होगा अगर मैं एक अथाह गड्ढा बन जाऊं?
गॉस ने डर के साथ सोचा, अगर मेरे खाने के खर्चे बढ़ गए तो मेरा एंजल गुनाह का आसमान छू जाएगा। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी थैली के लिए हाथ बढ़ाया और उसे एक सुरक्षात्मक थपथपाया। उसने अभी अभी थोड़ा बचाना शुरू ही किया था। उसकी तलवार उसके बगल में फड़कती हुई लग रही थी। उस पल में गॉस के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। शायद कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का समय हो गया है। आप जानते हैं, हरे चमड़ी वाले। पाचन बढ़ाओ, कुछ पैसे कमाओ, एक तीर से दो शिकार।